नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं 5 की पड़ताल। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख खत्म हो चुकी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब सिर्फ फुटबॉल जारी है। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट बिना अंतिम समझौते के अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, जिससे करीब 1 दर्जन सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। तो दूसरी एनडीए में सब कुछ सेट हो गया है और एनडीए के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार को धार देने में अब जुटे हुए हैं। बिहार चुनाव में एक तरफ एनडीए पूरे दम के साथ मैदान में उतर चुकी है। दिग्गज चुनाव प्रचार को धार देने में जुटे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। महागठबंधन की घेराबंदी की जा रही है, तो वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सिर फुटअव्वल जारी है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन में शामिल दलों ने एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव मैदान में उम्मीदवारों को उतार दिया है। कई सीटों पर तो आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। महागठबंधन में चल रहे खींचतान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। महागठबंधन के सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, यह विषय उनका है, लेकिन जो बिहार में माहौल बना है 2025 के चुनाव के लिए, यह माहौल स्पष्ट रूप से तय दिखाई पड़ता है कि महागठबंधन वालों का सुपड़ा साफ होगा। अब अपनी हार पराजय देखकर महागठबंधन वाले इतने घबराए हुए हैं कि वह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ लड़ाया जाए। एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के सामने उन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो एक तरफ एक कंफ्यूजन वाला गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ भी मुलाकात। भाई एनडीए का माहौल आप सब देख रहे हैं और ये जनता के बीच है। जिस सहजता से एनडीए ने अपने 5 एलाइज को सम्मान देते हुए एक सहज नेगोशिएशन को संपन्न करने का कार्य किया, हम लोग के सारे प्रत्याशी 243 ऑफ अस। आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ खास सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। दोनों पार्टियां उन सीटों को लेकर आर पार के मूड में हैं, तो वहीं आरजेडी नौकरी और स्पेशल पैकेज को लेकर एनडीए पर हमला बोल रही है। कि केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब चुनाव आता है तभी बिहार याद करते हैं और बिहार आते हैं। अब जिसे वो जंगल राज बता रहे हैं, सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने आरजेडी को चुना, तो जितने लोगों ने वोट किया आरजेडी के विधायकों को, आरजेडी को, वो सबको गाली दे रहे हैं, जंगली बता रहे हैं। ये महाराक्षस राज चलाने वाले जंगल राज पर क्या प्रवचन देंगे। ये तो साफ है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, तभी तो एक ही सीट पर अन्य पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। अब तस्वीर कंफ्यूजन वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जेएमएम जो है अपने प्रत्याशियों को जल्द ही चकाई, धमदाहा या कटोरिया की बात करें तो वहां से उम्मीदवार उतार सकती है। 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जेएमएम जल्द कर सकती है। वजह जो इसके पीछे बताई जा रही है, वजह वो ये बताई जा रही है कि भाई अब तक फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस अपना राग अलाप रही है, आरजेडी अपना राग अलाप रही है, लेकिन जो इसमें छोटे घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पिसते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद इसी का नतीजा है कि अब जेएमएम ने ये बात कही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि जेएमएम अपने 6 प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकती है। कहां कहां क्या क्या फाइट है ये आपको हम दिखा रहे हैं। गौरव आराम की बात करें अगर आरजेडी और वीआईपी, क्योंकि वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी ने अपने भाई को मैदान में उतार दिया है। मुकेश सहनी जो कहीं ना कहीं वो भी अड़े हुए और डिप्टी सीएम की बात अभी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में अब देखिए कई जगह ऐसी हैं जो हमको दिखा रहे हैं जहां से आरजेडी के भी प्रत्याशी मैदान में है, कांग्रेस के भी, वीआईपी के भी। ये जो अब
घिचपिच पूरा मामला हो गया है, ये जो फाइट आपस में ही चलती हुई दिखाई दे रही है, क्या ये जीत की तरफ ले जा सकती है महागठबंधन को? सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह बनता है, क्योंकि महागठबंधन बार बार महागठबंधन ने यह कहा कि हम सब एकजुट इसलिए हो रहे हैं ताकि बीजेपी का सफाया कर सके, बीजेपी को मात दे सके या फिर एनडीए को मात दे सकें अगर बिहार की बात करें। लेकिन यहां पर आपस की जो फाइट है वो निकलकर सामने आ रही है। जो तस्वीर में आपको इस समय दिखा रही हूं, जो आपको जगह जगह की जो नाम है वो आपको दिखा रहे हैं, इसको आप देखिए कि जो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आपस में आमने सामने इस वक्त दिखाई दे रही हैं। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस की तरफ से आप दोनों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ हो आपके लिए ये त्यौहार, ये दिवाली। और अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। आलोक जी, महागठबंधन अब तक तय नहीं कर पाई है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। वहीं जो एनडीए है अब वहां चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। देखिए प्रदा जी, ये वही घाल हुआ जिसका लोगों को अंदाजा था। पूरे बिहार के जनता में, मैं अभी कल ही बिहार से आया हूं, ये संदेश जा चुका है कि जब ये चुनाव आपस में इकट्ठे होकर नहीं लड़ सकते तो ये सरकार में आएंगे तो सरकार कैसे इकट्ठे होकर चलाएंगे। कंप्लीट डिसहरे, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, इस तरीके से इन लोगों ने सीट बंटवारे में अपनी अपनी ताल ठोकी है। अब जहां तक जनता का सवाल है उसको इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है। तो एक तरीके से समझिए कि एनडीए की राह इन्होंने बहुत आसान कर दी है। पब्लिक वांट्स अ स्टेबल गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो स्थिर हो, जो मजबूत हो, जिसमें एकजुटता हो, जिसमें दृढ़ता हो। वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये पहली बार मैंने अपने 20-25 साल के पॉलिटिकल करियर में देखा है कि चीफ मिनिस्टर का सरदार जी अता पता नहीं और एक आदमी पूरे बिहार में घूम घूम के कह रहा है कि अगला उप मुख्यमंत्री मैं हूं। 40 सीटें मांग रहे थे, पता नहीं 10 या 5 कितने सीटों पर आके वो टिक जाएंगे। लेकिन अभी भी वो ये रागल अपना बंद नहीं किए हैं कि अगला उप मुख्यमंत्री मैं हूं। समझ में नहीं आ रहा। जनता को इन्होंने पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया है, उनके दिमाग को छिन्न भिन्न कर दिया है। उसका खामियाजा चुनाव से पहले ही इनको झेलना पड़ेगा। इनके सारे इस तरीके के प्रत्याशी जो एक दूसरे के विरुद्ध उतरे हैं वो सबके सब हार जाएंगे और एनडीए बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी से वहां अगली सरकार बनाई। ठीक है, तो आपका कहना है कि भाई आपस में तालमेल नहीं है, सरकार कैसे चलाएंगे। यश श्रीवास्तव भाई, ये बहुत बार एनडीए आरोप लगा चुकी है और अब ये लोग भी देख रहे हैं कि ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है आखिर क्यों तय नहीं हो पा रहा है। क्या वो पेच है जो अभी तक फंसा हुआ है, अभी तक नहीं समझ में आ पा रहा। कांग्रेस भी अड़ी हुई है कहीं ना कहीं तकरीबन 65 सीटों की मांग को लेकर। क्या उतनी सीटें नहीं मिल पा रही हैं, आपस में समन्वय नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? श्रद्धा जी, दो बातें। पहली बात, चुनाव पार्टियों के समीकरण सेट करने के लिए नहीं होता और सरकार स्थिर रहेगी या नहीं ये पार्टियों से नहीं लोगों से तय होता है। तो ये जो गलतफहमी मचा रखी है बीजेपी आरएसएस वालों ने कि स्थिर सरकार, इनको याद दिलाइए इनकी स्थिर सरकार के नीतीश बाबू 5 चुनाव में 9 बार सीएम बन चुके हैं और जब हमारे पास आए थे पिछली बार सीएम बनने तब वो ये बता के आए थे कि बीजेपी उन्हीं की पार्टी खाने में लगी हुई है सत्ता में होने के बावजूद और गठबंधन में होने के बावजूद। तो ये बेकार की बातें मार्केट में फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिहार में चोरी के अलावा कुछ नहीं किया है। अब रहा हमारे गठबंधन का सवाल, तो देखिए हम चाहे एक जगह से हमारी सारी पार्टियां प्रत्याशी उतारें, चाहे हम अपने साथ सीट शेयरिंग करें, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन इनकी वोट चोरी वाली जो सरकार है वो तो अब टिकेगी नहीं। इन्होंने जो अडानी को 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए साल में दी है, इन्होंने जो बिहार के बच्चों पे लाठियां बरसाई हैं, जो महिलाओं को पेड़ से बांध के मारा है, वो हम भूलेंगे नहीं।
नहीं, वो तो जो ठीक बिहार है, के वो लोगों तमाम को आरोप इन्होंने जो ट्रेनों हैं में भर भर के वो जानवरों की तरह ठूस के विपक्षी दल भरा लगाते और हैं, वो वो ट्रेनें ठीक पटरी है। से उतर गई। लेकिन मुझे ये जानने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ ये जो पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, क्योंकि 17 तारीख जो कल निकल चुकी है, पहले फेज के नामांकन की लास्ट डेट थी वो निकल गई, दूसरे फेज के नामांकन की डेट जो 20 तारीख है 20 अक्टूबर, वो भी बहुत नज़दीक है। कब तक पता चल जाएगा कि आखिर कौन कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में उतर रहा है? पहले फेज की लिस्ट आ गई ना श्रद्धा जी, कांग्रेस ने जारी की ना। सुनिए सुनिए, पहले फेज की लिस्ट पहले फेज की तारीख पर आ गई, तो मतलब ये तय दूसरे हो फेज, चुका है। हाँ जी, ये तय हो चुका है, उसके बाद लिस्ट जारी की गई है। निश्चित रूप से सर, सम्मति से हमारी लिस्टें आ रही हैं। मैं आपको वही कह रहा हूं कि पहले फेज की तारीख पे पहली लिस्ट आ गई, दूसरे फेज की तारीख पे दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी, और चुनाव का जब नतीजा आएगा तो इनकी चोरी की सरकार भी बाहर हो तो जाएगी। कांग्रेस कितनी बेफिक्र सीटों पर रहिए। चुनावी मैदान में है? कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में है यश? देखते जाइए, अब हमारे करीब 48 लोगों की लिस्ट आई है पहली बार में, उसके बाद और आ जाएगी जो भी आना होगी। जो कुछ भी होगा हमारे यहाँ सर्वसम्मति से होगा। हमारे यहाँ कोई सीने पे आड़ा हाथ रख के कस्में नहीं खिलवाता है कि ऐसा ही करो नहीं तो वैसा कर देंगे। और हमारे यहाँ ऐसा कोई आदमी भी नहीं है जो खुद पद पे बैठा रहे, अपनी जिम्मेदारी ना पूरी कर पाए और दूसरों को कोसता फिरे। चलिए, मतलब आपके हिसाब से सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कयास बिल्कुल, नहीं लगाने हम सब चाहिए हम लोगों वोट को। चोर के खिलाफ हैं। ठीक है, ठीक है। देवकी नंदन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। देवकी जी, किस तरीके से समझ रहे हैं अभी फिलहाल जो कुछ चल रहा है? क्योंकि एक तरफ एनडीए तो चुनावी मैदान में आ चुकी है, सीएम योगी भी वहां पर आए, अमित शाह भी आए, उन्होंने भी संबोधन दिया, लेकिन वहीं उसके दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो अभी भी इंतजार है कौन कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एनडीए सॉरी इंडिया में ही नहीं है, एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन में ये प्रॉब्लम है। एनडीए में भी है और इंडिया में भी है। इंडिया में कांग्रेस और जो आरजेडी है, चूंकि इन्होंने सूची नहीं जारी करी, पूरी सूची नहीं अभी तक जारी की है, इस वजह से ज्यादा उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह, एक ही मतलब गठबंधन का एक दल का प्रत्याशी भी है और दूसरे दल का भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। ये दोनों में है, ये जेडीयू एलजेपी में भी हो रहा है, कांग्रेस और आरजेडी में भी हो रहा है, ये दोनों में हो रहा है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प बिहार चुनाव की आज की जो स्थिति है वो ये है कि बिहार चुनाव में जो पहले फेज का इलेक्शन हो रहा है, इसमें जेडीयू और एलजेपी ये गठबंधन में लड़ रहे हैं और इसके दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं हो पाए, मतलब लड़ नहीं पा रहे हैं। एक जिसका नाम आपने सुना होगा, छपरा से सीमा सिंह लड़ रही थी एलजेपी से, उनका नामांकन आज निरस्त हो गया, उनका नामांकन निरस्त हो गया। और जेडीयू एक कोई सीट है, मैं अभी सीट बता दूंगा आपको, उस सीट पर वो उनका कैंडिडेट पर्चा ही नहीं भर पाया, वो 2 मिनट लेट पहुंचा। तो ये दोनों गठबंधन में उहापोह की स्थिति है। इस नाते अभी ये कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, एनडीए जीतेगा या आरजेडी जीतेगी और कौन किसके साथ रहेगा, नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा ना कि ये तो 14 नवंबर को ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। 14 नवंबर से पहले भी इस पर बात हो सकती है। ये सिचुएशन 14 नवंबर से पहले भी क्रिएट हो सकती है कि कौन किसके साथ रहेगा। क्योंकि देखिए, जेडीयू और बीजेपी में जो बात बताई जा रही है कि सब कुछ ठीक है, वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है। बीजेपी ने अभी तक घोषित नहीं किया है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। सिर्फ क्या बात कही जा रही है कि हम उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन देखिए, मेरा सवाल ये था कि कम से कम जेडीयू की तरफ से सारे नाम आ चुके हैं, बीजेपी ने अपनी 2 बार लिस्ट जारी कर दी है, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो हमें पता चल गया है कि 101 जेडीयू और बीजेपी के पास है। एलजेपी आर की बात करें तो 29 सीटें और बाकी दोनों हम के पास और उनके पास 6 सीटें। ये पता है ना हमें, ये हमें पता है ना। लेकिन अब तक में महागठबंधन में सिर्फ रोज बुलेटिन करते हैं और हम सब ये कह रहे होते हैं कि ये हो सकता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये क्यों नहीं हो पा रहा है कि हम बोले कि इतनी सीटें आरजेडी के पास हैं, इतनी कांग्रेस के पास आई हैं, ये बात क्यों नहीं पता चल पा रही है? हम बता रहे हैं आपको श्रद्धा जी, ये 61 सीट कांग्रेस लड़ रही है।
ये कंफर्म बता रहे हैं आप? ये आपके पास कंफर्म है? 60 मैं जो बता रहा हूँ कंफर्म बता रहा हूँ। चलिए, 61 सीट कांग्रेस लड़ रही है और 15 सीट पर उनके जो एक दूसरे सहयोगी हैं वो लड़ रहे हैं। और आरजेडी आरजेडी 132 या 33 पे लड़ रही है। अच्छा, मैं कंफर्म, मेरे पास चूंकि मैं डेटा नहीं मैं लेकर बैठा हूँ, इस नाते मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन 61 चूंकि कांग्रेस का मुझे याद है। लेकिन तो मतलब बात हो चुकी है, कांग्रेस इसकी 60 प्लस सीट चाह रही थी, उसको मिल रही है 60 प्लस सीट्स। हाँ 61 पे लड़ रही है कांग्रेस। यश जी, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है? लेकिन यहाँ 1 मिनट मैं बताऊंगा। कई सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस ने भी कैंडिडेट खड़ा किया और आरजेडी ने भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया। वीआईपी की तरफ से भी है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी सीट पर आरजेडी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब आप सोचिए कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट की सीट पर अगर आरजेडी उन्हीं का साथी लड़ रहा है चुनाव, अगर कैंडिडेट घोषित कर देगा, खड़ा कर देगा, पर्चा दाखिल करा देगा, तो क्या सिचुएशन है? तो मतलब यही तो सवाल है। ये सवाल महागठबंधन के लिए भी है और ये सवाल जेडीयू एलजेपी आर में जो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं उसके लिए कि भाई इतना कंफ्यूजन इस चुनाव में है, इतने पेज फंसे हुए दिख रहे हैं। आपने अभी कांग्रेस का कहा कि 61 सीट कांग्रेस को मिल रही है। यश श्रीवास्तव, आपके पास है इस बात की जानकारी? 61 सीट कांग्रेस को। यश श्रीवास्तव, कांग्रेस की तरफ से हैं आप? श्रद्धा जी, देखिए आपको सब तरफ से सब तरह की बातें सुनाई देंगी, लेकिन मैं आपसे, यानी पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन आपसे एक ही बात कहेगा, और वो एक ही बात ये है कि ये चुनाव आपके या मेरे लिए किसी ओटीटी सीरीज के एपिसोड्स नहीं है कि भैया आज ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये हो गया, तरसों ये हो गया, फिर चुनाव नतीजे आ गए, फिर उन्होंने सरकार बना ली और फिर अडानी को बेचना चालू कर दिया। ये सीरीज नहीं चल रही है। बिहार की जनता के साथ सचमुच अन्याय हो रहा है और हम उसके खिलाफ सचमुच लड़ रहे हैं। तो हमारा जो एकमात्र ध्येय है, जो पूरा फोकस है, वो सिर्फ इस बात पर है कि किसी भी हालत में ये चोरी की सरकार हम बनने नहीं देंगे, और ये जाके जो अडानी को पूरा बिहार बेचा जा रहा है उस पर हम रोक लगाएंगे। ये हमारा एकमात्र फोकस है। अब आप देख लीजिए, आज ही यहाँ पर घुसपैठियों की भी बात हो रही थी मीडिया में बहुत सारी जगहों पर, और देश के केंद्रीय गृह मंत्री जो इतने साल से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो बजाय इस्तीफा देने के दूसरों के नाम पे रो रहे हैं बैठ के कि घुसपैठिए आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं गृह मंत्री बन के? ये सवाल उठाने की जरूरत है। और बिहार में ये सवाल उठाने की जरूरत है कि अभी तक आप नीतीश बाबू सुशासन बाबू कर रहे थे, अभी आप कहने लगे कि नहीं भैया विधायक दल सर्वसम्मति। अरे आपकी काहे की सर्वसम्मति? पर्ची से मुख्यमंत्री घोषित करते हैं आप क्या काहे की सर्वसम्मति? ये सवाल पूछने की जरूरत है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ना सिर्फ आपको बल्कि ठीक है, ये सवाल, ये आरोप प्रत्यारोप, अडानी अंबानी जो आप लोग हर बार नाम ले लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात कि इसके अभी तो फिलहाल ये मुद्दा नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो सालों चलता रहता है, ये कभी खत्म ही नहीं होता। मैं यही जानना चाह रही थी क्योंकि जिस तरीके से देवकीनंदन मिश्रा ने बड़े कॉन्फिडेंट होकर बोला है कि 61 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, तो आप कांग्रेस की तरफ से हैं भाई, कम से कम थोड़ी बहुत पुष्टि तो आप कर दें कि हाँ भाई 61 सीटें हमें मिल रही हैं, 60 प्लस मिल रही हैं। जो इतने दिन से मान मनव्वल का दौर और इतने दिन से लगातार खींचातानी बैठकों में चल रही है, उसका कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है? 61 सीटें मानूं या नहीं, ये बता दीजिए। अब मीडिया को अगर ओटीटी देखने का ही शौक है तो हमें क्लिफ हैंगर मीडिया को ओटीटी नहीं, फिलहाल तो जितने राजनीतिक दल है और खासतौर पर महागठबंधन जिन्होंने वाकई में की ओटीटी सीरीज 7-8 एपिसोड्स की अब रिलीज कर रहे हैं और हम देखने को मजबूर हो रहे हैं, ये हमारा शौक नहीं है। आपको तब देखने को मिलेगी जब हमारी सरकार बनने के बाद वो जितना इन लोगों ने बिहार से अन्याय किया है। सुनिए यश जी, वो तो बात की बात है, पहले पता तो चले कौन कितनी सीटों पर मैदान में है। नहीं सुनिए ना, डायलॉग तो पूरा करने दीजिए। ओटीटी तब देखने को मिलेगी कि जब ये सरकार हमारी बनने के बाद बिहार की जनता के लिए हम पूरा न्याय करके देंगे, और इन्होंने जितनी लाठियां बरसाई हैं, जितना अत्याचार किया है, उतना मुझे लगता है क्योंकि डायलॉग की बात आपने कही तो आप को फिल्मों से बहुत ज्यादा प्यार है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन ये ओटीटी, फिलहाल जो ओटीटी सीरीज की आपने बात कही है, ये फिलहाल बिहार की राजनीति में राजनीतिक दलों ने ही पेश की है, हम सबके लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए, इसीलिए हर कोई मजबूर हो रहा है। मैं फिर वो करूंगी आपका। सुनिए प्लीज सुनिए, हमने कुछ नहीं पेश किया है। हम इनकी बीजेपी वालों की नौटंकी देख देख के परेशान हो गए हैं और जनता त्रस्त हो गई है।
देश का गृह मंत्री आके घुसपैठिया अरे मैं वही कह रही हूँ कि जनता अगर त्रस्त हो गई है, जनता को जो भी डिसीजन लेना है, वोट डालना है, जनता को पता तो चले किस पार्टी की तरफ से कौन सा प्रत्याशी मैदान में है। जो पार्टी दोनों साथ दिखाई दे रही है वही दोनों आमने सामने भी दिख रही है। बिहार की जनता इंडिया के लिए वोट डालेगी। इंडिया बनाम एनडीए, एनडीए अभी तो फिलहाल इंडिया बनाम इंडिया भी दिख रहा है ना, अभी तो फिलहाल जो है इंडिया बनाम इंडिया भी दिख रहा है। यही तो सवाल है। मैं रुक करूंगी, मैं आपका बीजेपी नहीं दिख रहा है। नहीं वो भी दिख रहा है, उस पर भी मैं सवाल, उस पर भी मेरा सवाल है। एलजेपीआर, मेरा सवाल आप मुझे जाने दीजिए विनीत जी तक, तो मेरा सवाल उनसे यही है, जेडीयू बनाम एलजेपीआर भी दिखाई दे रहा है। विनीत जी क्या जवाब है इसका? क्या वहां पर भी अभी तक कुछ ना कुछ खटास, मनमुटाव, मनभेद, मतभेद, सारे पर्यायवाची में बोल देती, ये सब है क्या वहां पे अभी भी, या सब पूरी क्लैरिटी है? और अगर है तो फिर ऐसा क्यों दिख रहा है? श्रद्धा जी, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। ये बार बार ओटीटी का नाम निकल के आ रहा था, मुझे ओटीटी का फुल फॉर्म ही जरा कांग्रेस के प्रतिनिधि बता दे क्या होता है, तो थोड़ा हम आगे बढ़ाएं बात को। क्या होता है ओटीटी भाई, यश भाई? विनीत जी, ओटीटी होता है कि एक आदमी खुद को हनुमान बता रहे थे, फिर उनका सामान उठा के घर से बाहर फेंक दिया। सर, ये होता है ओटीटी। बात ना पलटिए सर, प्लीज सर, एक्सप्लेन द एक्सपेंशन ऑफ ओटीटी। ये होता क्या है सर? आप अपनी पार्टी का एक्सपेंशन बता दीजिए। श्रद्धा जी क्या है ना, आपको कि पहले तो बड़े मियां तो बड़े मियां सवाल करेंगे बिहार की जनता के बड़े मियां के ज्ञान से हम लोग, और हम आपको सीधा जवाब देंगे। हो गया यश भाई, हो गया। अब मेरी बात सुनिए। अरे नहीं हुआ है बड़े मियां के, नहीं हुआ है। मेरा समय है सर, कितना सर वर्बल डायरिया से ग्रसित होंगे आप? ध्यान सुनिए ना, आपको उधर से जदयू दबा रही है, इधर से बीजेपी दबा रही है। सुनिए मेरे भाई, सुनिए तो यश भाई, अरे हलकान नहीं होते हैं हम लोग। राहुल गांधी के ज्ञान से तो वशीभूत है, अब यश भाई के ज्ञान से ही वशीभूत है। अभी इनके पार्टी में आज पीसी किया गया था, टिकट चोर पार्टी छोड़, उसमें कुछ नहीं कहेंगे इनके सारे नेता लोग। अरे फिर यश भाई, श्रद्धा जी आपको रोकना पड़ेगा। नहीं, आप जवाब दीजिए यश जी, उसके बाद आप जवाब दे लीजिएगा, सुन लेते हैं पहले पूरी। हाँ बिल्कुल। तो जब इनकी पार्टी ने कहा है कि भाई टिकट चोर पार्टी छोड़, उस पर ये कुछ नहीं कहेंगे। ये बार बार ये कह रहे थे कि अडानी को, अरे भैया अपना राजस्थान तेलंगाना भूल जाते हैं कि कहां केरला भूल जाते हैं, जहां पे कि आप ही गठबंधन में हैं, जहां पे आपने अडानी को इनवाइट करके वहां पे इन्वेस्ट करने की बात कही है। बिहार पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़िए पहले, और अपने स्टेट की पॉलिसी पढ़िए, फिर बात कीजिएगा। यहाँ पे क्या है श्रद्धा जी कि कहते ना कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़। हमने 2 दिन पहले एनडीए के सारे घटक दलों ने सब सीट, जो कि बिल्कुल स्वस्थ तरीके से हमने जो भी थोड़ी बहुत खींचतान की, लेकिन सबके सामने है, और हमारे जो उम्मीदवार हैं अब नामांकन करके चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिखाया जा रहा है अब तक। हालांकि वरिष्ठ विश्लेषक साहब ने कहा है, लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं है कि कांग्रेस कितना पे लड़ रहा है, तेजस्वी यादव कितने पर लड़ रहे हैं सर, क्योंकि इतना गडम गड है वहां पे। और ये द्योतक है, ये इशारा है बिहार की जनता के लिए कि जब गठबंधन का जब ये हाल है तो ये किस सरकार देने की बात करते हैं। तो जब ये जंगल राज की बात होता है तो गलत नहीं है ना, जहां पे हर आदमी स्वार्थ वो देखिए वहां तो है ही विनीत जी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि यहाँ जेडीयू और एलजेपीआर के जो प्रत्याशी आमने सामने हैं, ये कंफ्यूजन कब क्लियर होगा? सवाल पर श्रद्धा जी आपके आ रहे हैं। कोई भी सीट ऐसा नहीं है जिसमें कि जदयू और लोजपा आमने सामने है और फ्रेंडली फाइट है। जो भी है बिल्कुल कैटेगरी नहीं, बताइए जरा मुझे। ये 4 सीटें ऐसी थी जिस पर जो टिकट दिया गया एलजेपीआर को, और उस पर जेडीयू ने भी अपनी लिस्ट निकाली और उसमें प्रत्याशी थे। नहीं, लिस्ट निकाला, इसके बाद से हमने उस पर अपना क्लेम नहीं किया। लिस्ट निकाल के उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, हमने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जो हमारा 29 सीट था, 29 सीट इंटैक्ट है। हाँ, सीटों की थोड़ी अदला बदली जरूर हुई है, जैसा कि मैंने कहा, वो जरूरी भी है। वो मतलब अदला बदली हुई है, सीटों की अदला बदली हुई है। जी बिल्कुल हुई है, मतलब फेर बदल हुआ है, यही तो जानने की बात थी ना, यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सहमति नहीं हुई, कुछ ना कुछ बात हुई, उसके बाद उसको आपसे सहमति से कही है, जैसे भी वो अदला बदली हो गई, फेर बदल हो गया। श्रद्धा जी क्या है कि हमारा गठबंधन में सीटों का बंटवारा का बस एक ही पैरामीटर रहा है, कौन सा घटक दल कहां से जीत सकता है। जब ये बात निकल के आई, जब जदयू ने कहा कि हमारे सिटिंग विधायक है या हमारा वहां पे जनाधार व्यापक है, जब सब कोई बैठा तो हमने कहा कि हाँ ठीक है, व्यापक है तो आप वहां ले लीजिए, हमारा यहाँ पे। लेकिन वहां पे इस तरह का वितंडा नहीं हुआ, जूतम पैजार नहीं हुआ कि एक दूसरे के लिए मारा मारी पीटापीटी की जा रही है। इसलिए हमने कहा कि 2025 की जब हम लोग बात करते हैं कि सरकार हम बना रहे हैं, तो यही कारण है, और बिहार की जनता हम सब पे भरोसा करके वोट देने जा रही है।
चला। ठीक है, तो यानी कि आपकी तरफ से सब कुछ क्लियर है और आपका भी यही दावा है कि बिहार की जनता हमें वोट देने जा रही है। आलोक जी, क्योंकि तमाम आरोप अभी यश श्रीवास्तव ने आप पर लगाए हैं, एनडीए पर लगाए हैं, तमाम तरीके के आरोप कि महिलाओं को बांधकर पीटा गया, इन तमाम आरोपों के बीच हालांकि अभी तक प्रचार ढंग से नहीं हो पा रहा है महागठबंधन की तरफ से, लेकिन जाहिर है यही वो तमाम मुद्दे हैं जिसकी बात यश जी कर रहे हैं, जिसको लेकर अब चुनावी मैदान में ये पूरा महागठबंधन होगा। ये बड़े बड़े आरोप हैं, कैसे इन आरोपों का खंडन कर पाएगा पूरा एनडीए? यश जी जब खोखले हो जाते हैं तो वो फिर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके और अडानी को बीच में लाकर अपनी बैतरनी पार करना चाहते हैं। ओवर द टॉप तो कांग्रेस गई है, जितना उसको नहीं मिला था सीट उतनी सीट पर वो क्लेम कर रही है और ये कह रहे हैं अभी तक 9 सीट पे आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने प्रत्याशी दे चुका है। आगे कितने पे देगा अभी इसकी कोई गिनती नहीं होगी। और जो मैसेज गया है, राजनीति में मैसेज मैटर्स अ लॉट। द मैसेज जो पब्लिक को गया है कि दे आर नॉट यूनाइटेड एंड दे आर फाइटिंग टूथ एंड नेल, ये मैसेज ही उनको डैमेज कर देगा। और अडानी करके तो ये 3-4 चुनाव लोकसभा हार गए, कितने विधानसभा हार गए, अब कितना अडानी करेंगे। जो बिहार, इन्होंने अडानी को बुलाकर राजस्थान में रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया था, वो ये भूल गए। आते हैं जी। और अब जो बात है कि जब हम मांझी जी सेटिस्फाइड हो गए, कुशवाहा जी सेटिस्फाइड हो गए, बीजेपी सेटिस्फाइड हो गई, जेडीयू सेटिस्फाइड हो गई, हाँ थोड़ा बहुत उछल कूद एलजेपी वाले किए, वो भी सेटिस्फाइड हो गए, कहीं जाने वाले तो है नहीं। लेकिन इनके यहाँ जो हो रहा है, अब बताइए, कम्युनिस्ट एक तरफ, मुकेश सहनी एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ, राजद एक तरफ, हर आदमी एक तरफ है। अरे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब अपनी डायरेक्शन लिए हुए हैं और किसी का कोई लीडर नहीं है। अभी उप मुख्यमंत्री यश जी ने घोषित करवा दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर ये चुप्पी साध जाती है। चलिए, ये सवाल आलोक जी कई बार बोल चुके हैं कि भाई मुकेश सहनी तो अब कहते हैं, अपने भाई को उन्होंने अब चुनावी मैदान में उतार दिया है, उन्होंने कहा प्रचार करूंगा लेकिन डिप्टी सीएम मैं ही बनूंगा। घोषित नहीं है लेकिन उप मुख्यमंत्री हाँ, लेकिन डिप्टी सीएम मैं ही बनूंगा, इसकी दावेदारी वो करते हुए आ रहे हैं और खुलेआम वो इस बात को बोल रहे हैं। एक और सवाल, क्या कांग्रेस के लिए चौतरफा मुसीबतें नहीं है? टिकट बंटवारे के बाद भी कांग्रेस के ही अपने लोग आज किस तरीके से उसका खंडन करते हुए या कहीं विरोध करते हुए भी नजर आए। एक तो परेशानी है, और खैर ये हर दल में होती है अगर टिकट बंटवारे की बात आती है, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाना। मुकेश सहनी का ये कहना कि डिप्टी सीएम तो मैं ही हूँगा। सीएम फेस की अगर मैं बात करूँ तो अब तक कांग्रेस ने उस पर अपना स्टैंड नहीं रखा है कि हाँ भाई वो तेजस्वी यादव ही होंगे। ये वो तमाम बातें हैं जो अभी तक हर किसी को कंफ्यूज करके परेशान कर रखी हैं। इन बातों को कैसे क्लैरिटी मिले, कैसे इन सवालों का जवाब मिले, और एक बड़ा खिलखिला के आप हंसे हैं अभी, उसका भी कारण जरा बता दें। श्रद्धा जी, मेरे हंसने का कारण तो आप अच्छी तरह समझती हैं, आप भी थोड़ा बहुत तो खुश हो ही गई थी बात सुन के। खुश हुई या नहीं, लेकिन मुस्कुरा तो आप दी अच्छे से। क्यों? क्योंकि जो मैंने शुरू में आपसे कहा, मुस्कुरा दी थी। नहीं वो ठीक है जो भी है, लेकिन जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारे यहाँ कोई ऐसा सीने पे आड़ा हाथ रख के कस्में नहीं खिलवाता। अब यही देख लीजिए, इनके सहयोगी हैं और क्या भाषा इस्तेमाल हो रही है। क्या आपने सुना है कभी कांग्रेस आरजेडी के बीच में ऐसी भाषा का इस्तेमाल? ये टीवी पे लाइव बैठे हुए हैं, एक ही गठबंधन के 2 लोग, और एक दूसरे के लिए कह रहा है कि ये थोड़ी उछल कूद कर रहे थे अब सही हो गए। कैसे सही हो गए? वही तो मैं कह रहा हूँ इतनी देर से कि हनुमान बने घूम रहे थे, इनका सामान फेंक दिया। जुलाई में चिराग पासवान जी ने कहा था कि भैया हमें बड़ा दुख है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिहार सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये सब जुलाई में हुआ। इसी साल 9 अक्टूबर को मीटिंग से असंतुष्ट होकर निकले थे चिराग पासवान। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये आरएसएस बीजेपी का जो कसम खिलाओ और रोना मचाओ जो इनकी नीति है, ये अपने सहयोगियों को ही खाने में लग जाते हैं। नीतीश कुमार जब हमारे पास सरकार बनाने आए थे तो उन्होंने पब्लिकली कहा था कि बीजेपी हमारी पार्टी खत्म करने में लगी है। इस बात को बिहार की जनता को समझना पड़ेगा। बीजेपी को कोई मतलब नहीं है कि जनता का क्या हो रहा है, और तो और उनके सहयोगी दलों का क्या हो रहा है।
उनको सिर्फ 24 बिहार साल के कांग्रेस सारे ने बिहार को संसाधन, किस सारा गत में पैसा, पहुंचा दिया? सारी जमीन 24 खा साल जानी आपका है रूल रहा और है वहां अडानी पे। या किसी दोस्त को दे 24 साल देनी में है। आपने ये प्रदेश एकमात्र को एजेंडा है। गर्त आप में रहने भेज दीजिए दिया। आलोक, वो स्कैम कर पे दिया स्कैम, आपको जो स्कैम करना पे था। स्कैम। ये बढ़िया रहेगा, ये सबको याद रहेगा। बहुत बढ़िया काम किए हैं आज आप, बहुत बढ़िया। लेकिन ये आपकी उन्होंने अभी ये डिबेट ऑफ बात द रखी ईयर कि है हनुमान आलोक। हनुमान चिराग पासवान को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी तो उछल कूद करते थे, लेकिन हनुमान जी विश्वसनीय भी तो हैं। हनुमान जी की विश्वसनीयता, हनुमान जी का डेडिकेशन, श्रद्धा हनुमान जी जी, का चिराग एकजुटता, पासवान ने इस पर कोई जुलाई और प्रश्न नहीं उठ अक्टूबर सकता में है। अपनी और हनुमान जी असहमति की जताई वीरता, है सरकार के खिलाफ। 9 अक्टूबर की मीटिंग से वो असंतुष्ट होकर निकले हैं। इस बात को समझिए। विनीत सिंह इस बात को ज्यादा बेहतर बता पाएंगे और कुछ कहना भी चाह की रहे हैं। जाती है ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दे से भटक जाए। विनीत सिंह इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाए। ऐसा है, असंतुष्ट थे, मीटिंग से नाराज होकर निकले, जो कहा अभी यश श्रीवास्तव ने। श्रद्धा जी, क्या है इस बात पे अब भी हम कायम हैं कि एक सार्थक घटक दल की भूमिका होती है कि अगर सरकार से कोई चीजें छूट जा रही हैं तो उसको संज्ञान में लाया जाए। हमारे नेता ने उस बात को किया कि भैया लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। उसके बाद से देखिए लॉ एंड ऑर्डर कितना टाइट हो गया। अब कांग्रेस की तरह तो नहीं है ना भैया कि राजमाता और युवराज के सामने किसी की घिघी नहीं खुलती है, घिघी बंधी रहती है, आवाज नहीं खुलता है। और सुनिए, जहां तक बात ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने बिहार की कैसी बेइज्जती की है, श्रद्धा जी मैं आपको दिखाता हूं। जो कांग्रेस के नेता रेवंता रेड्डी हो, सिद्धारमैया हो, जिन्होंने बिहार की बेइज्जती की है, बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया, सनातन की बेइज्जती की है, उसको लाके अपने ये रैली में करवा रहे थे यहां पे। और जब जनता का सपोर्ट नहीं मिला तो गांधी मैदान से हटा के सड़क पे आ गए। और आज देखिए श्रद्धा जी, कभी आपने सुना है कि वोट चोर वाली बात, एसआईआर की बात हो रही है? क्योंकि जो ये सुतली बम है, दिवाली का समय है और साबित हुआ इनका। मैं फिर से कह रहा हूं कि महागठबंधन इसी तरह, ये फ्रैक्चर्ड गठबंधन है, इसी तरह बिखरा रहेगा। कुछ इधर गिरेंगे, कुछ उधर गिरेंगे। सरकार एनडीए ही बना रही है और प्रचंड बहुमत से बना रही है। चलिए, तो मतलब आप तो बार बार यही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और सरकार एनडीए ही बना रही है। देवकीनंदन मिश्रा जी, लगता है जो कुछ चल रहा है बिहार की जनता पर, इसका क्या असर और कैसे इसको जनता समझेगी, चाहे एनडीए की बात करूं चाहे महागठबंधन की बात करूं? अब देखिए, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता है 14 नवंबर तक, तब तक तो यही कहा जाएगा कि सरकार एनडीए भी बना रहा है और इंडिया ब्लॉक भी बना रहा है। लेकिन ये तो 14 नवंबर तक सबको इंतजार करना होगा और 14 नवंबर से पहले इसी तरह के दावे होते रहेंगे, इनकी तरफ से भी और उनकी तरफ से। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि दोनों गठबंधनों में सब कुछ सामान्य नहीं है। ऊपर से भले दिखाने की कोशिश हो रही हो कि सब कुछ सामान्य है, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू में हो या फिर आरजेडी कांग्रेस में हो। आरजेडी कांग्रेस और बीजेपी जेडीयू में अगर कोई फ्रिक्शन है, किसी तरह का तनाव है, तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। देखिए, अमित शाह जी ने अब बिहार में एक कार्यक्रम था, आज तक का कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा कि कैंडिडेट जो एमएलए चुन करके आएंगे वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये उन्होंने कहा। इसका मतलब कि नीतीश कुमार 2025 विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं। नहीं, हालांकि इस बात को बीजेपी ने पहले कहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब ये बात कही जा रही है तो इसको कैसे समझे? पहले 4-5 महीने पहले अगर कहा गया होगा, हाँ, 4-5 महीने पहले की ही बात है, तो उसका इस कंटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज जो कहा गया है वो माना जाएगा। और अमित शाह जी सबसे बड़े लीडर हैं कांग्रेस बीजेपी की तरफ से। लेकिन महागठबंधन की तरफ से भी तो तेजस्वी यादव के नाम पर कोई चर्चा नहीं होती। कर ले रहे हैं, फिर महागठबंधन के बारे में बता रहे हैं। अब बीजेपी में अगर ये बात क्लियर नहीं कर पा रही है बीजेपी कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे या फिर जो बड़ा ज्यादा सीट लाएगा, क्योंकि दोनों 101 लड़ रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू। मतलब अगर बीजेपी ज्यादा सीट लेकर के आती है तो बीजेपी मुख्यमंत्री का अपना कैंडिडेचर निश्चित तौर पर दावेदारी पेश करेगी। ठीक है, तो ये एक नीतीश कुमार के लिए थोड़ा सा ये मतलब सही फैक्टर नहीं है। नीतीश कुमार इस बात को लेकर के, जो उनके वोटर हैं, उनकी जो टीम है, उसको लेकर के चिंतित है। पहली बात। अब आइए आप इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में तो कांग्रेस और आरजेडी
कहा जा रहा है कि केवल तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अभी दोनों ने अपनी एक क्लियर घोषित नहीं किया है कि नहीं तेजस्वी ही मुख्यमंत्री नहीं, होंगे, चाहे आरजेडी की कांग्रेस। तरफ से तो चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें या कितनी बार ये बात आ चुकी है कि सीएम फेस नहीं, तेजस्वी अरे, होंगे। ये वही बात, मैं पुरानी बातें नहीं करना चाह रहा हूँ। आज गठबंधन हुआ है, गठबंधन के साथ दोनों पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, उनके साथ ठीक है, अभी ठीक है, खैर गठबंधन की बात की मैं बात कर रही हूँ दोनों क्योंकि की तरफ से अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है। घोषणा नहीं की गई है, आधिकारिक तौर पर ये महागठबंधन की तरफ से घोषणा नहीं की गई, इस बात को मानती हूँ। देखिए, बीजेपी और जेडीयू की और जितने भी उसके गठबंधन है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होनी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हुई है। यही मैं जानना चाह रही थी क्योंकि इतना कंफ्यूजन आपस में इन पार्टियों में है, इसका असर अब लोगों पर कैसे पड़ेगा और लोग कैसे इसको समझेंगे। आलोक जी, अभी जो बात हो रही थी देवकीनंदन मिश्रा जी से, उन्होंने भी कहा कि सीएम फेस जो है वो भाई एनडीए में भी तो तय नहीं है, वहां पर भी तो नहीं कहा जा रहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कहा जा रहा है सीएम वही होंगे, ये नहीं बताया गया। और गृहमंत्री अमित शाह ने ये कहा कि भाई जब जीत जाएंगे तो जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें इस बात का निर्णय लिया जाएगा। तो अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या वहां पर भी? देखिए सजा जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और पहले भी लड़े थे। आपको याद होगा पिछली बार हमारी 74 सीटें थी, उनकी 43 सीटें थी, फिर भी हमने वादा निभाते हुए उनको मुख्यमंत्री बना के रखा। इस बार भी वही हाल होने वाला है, लेकिन हमें लगता है कि इस बार शायद हम लोगों की बराबर बराबर की सीट जीत के आए और एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी। अभी मतलब तक सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, ये तय है कि उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये तय है, ये कंफर्म है। हाँ, अब स्वाभाविक है, जो अमित शाह जी ने कहा वो प्रक्रिया तो होती है, एमएलए सब मिलकर चुनते हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री, तो वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको तो लाना नहीं जा सकता है। ये कांग्रेस तो नहीं है कि जहाँ पर जो कह दिया, जो मुंह से कह दिया वही रूल हो गया। और आपकी तो एनडीए की तरफ से डिप्टी सीएम का फेस भी हो सकता है, क्योंकि वहां से तो मुकेश सैनी इस बात का दावा कर रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। तो मैं पूछ रही हूँ एनडीए की तरफ से डिप्टी सीएम भी रहेंगे? वो सब तो तय होगा, अगर रहना होगा तो रहेंगे, मेरे समझ से जरूर रहेंगे, लेकिन वो सब के लिए कोई अफरा तफरी नहीं है। कोई आदमी की हिम्मत नहीं है कि घूम घूम के कहे कि मैं उप मुख्यमंत्री हूँ। ये तो कांग्रेस प्रवक्ता तो रोक ही नहीं पाएंगे उनको। अगर इनके साथ भी डिबेट में आएंगे तो यही कहेंगे कि मैं अगला उप मुख्यमंत्री हूँ और ये चुप्पी साध लेंगे। यश जी, मैं अभी बात कर रही हूँ आलोक वत्स जी से, लेकिन मैं आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से रीड कर पा रही थी अभी। तो क्या आपके यहाँ तय हो चुका है कि तेजस्वी ही सीएम होंगे या फिर वहां पर अभी बात होगी, समझा जाएगा उसके बाद जो पहले, क्योंकि आरजेडी भी इस बात को कई बार कह चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। जी देखिए, मैं जो अब बोलने वाला हूँ एक लाइन उनकी ले लेती हूँ, एक लाइन यश जी, एक लाइन। उप मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं मुकेश सहनी, पहले उस पर इनसे क्लैरिफिकेशन ले ली। ठीक है, आप दोनों बातों का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का भी और मुकेश सहनी जो बार बार कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम मैं ही होऊंगा उसका भी। जी श्रद्धा जी, मैं जो अब कहने वाला हूँ बहुत गंभीर है और थोड़ा सा किसी को बुरा भी लग सकता है। जब मैंने आपको वो चीज हाईलाइट करके दिखाई थी जो आलोक वत्स जी ने बोली थी लोजपा के लिए, जबकि लोजपा वाले यहीं बैठे हुए हैं, उसके बाद अचानक विनीत जी के जो बातचीत है वो बिल्कुल वैसी हो गई जैसे टिपिकल हम आमतौर पर बीजेपी से सुनते हैं। आप सबमिशन देखिए किस हालत का है, किस हद तक है कि आदमी अपनी पार्टी के लिए बोल नहीं पा रहा है। मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाता हूँ। अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल जी के खिलाफ गलत बात बोली। लेकिन ये समन्वय भी तो हो सकता है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन भी तो हो सकता है। नहीं श्रद्धा जी, मेरी पूरी बात सुनिए, प्लीज मेरी पूरी बात सुनिए। तुरंत अखिलेश जी ने खड़े होकर उसका विरोध किया था। जब चिराग पासवान जी का सामान उठा के फेंका गया तब उसका विरोध करने कोई नहीं आया। और अभी जब आलोक वत्स जी ने ऐसा उठ के बोल दिया है तो अंदर की भावना सोचिए, क्या चिराग पासवान जी मंत्री पद नहीं चाहते होंगे कि भैया मैं भी डिप्टी सीएम बन जाऊं, मैं भी सीएम बन जाऊं? कुछ तो सोचते होंगे। रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं वो भी, और इनके यहाँ परिवारवाद नहीं है ऐसा तो होता नहीं है। इन्होंने तो देश की पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी। पूरा देश पानी मिला हुआ पेट्रोल चला रहा है क्योंकि इनके गडकरी जी को अपने बेटों को सेट करना था। ये परिवारवाद की बात तो खत्म हो गई। तो देखिए बिहार में ऐसा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कौन गठबंधन क्या कर रहा है ये सब अंदर की बात है।
जनता के लिए काम की बात यह है कि इन लोगों ने सरकार में रहते हुए सिर्फ बच्चों पर अत्याचार किया है, महिलाओं पर अत्याचार किया है, संसाधन लूटे हैं, और वो लूट खत्म होना बहुत जरूरी है। तो ये जो हम पार्टी के समीकरण की बातों में लंबा लंबा चर्चा करते हैं, उसमें जनता को एक कंफ्यूजन सब तरफ से होता है। जनता वोट जब देगी तब वो अपने मुद्दों को याद रखना चाहेगी। और मैं एक बात और साफ साफ कह देता हूं, ये तमाम जो जीतने की बातें होती हैं, जन समर्थन की बातें होती है, ये सब झूठ है। वोट चोरी हमने सबसे पहले कर्नाटक के महादेवपुरा से निकाल के दिखाई, और धीरे धीरे वो पूरी दुनिया, पूरे देश के अलग अलग जगहों पर साबित हो गई। अनुराग ठाकुर खुद सेल्फ गोल करके निकल पड़े, गोली मारने चले थे, गोला मार दिया चुनाव आयोग को। तो इनका जो पूरा समर्थन है, जितनी भी इनकी चुनावी जीत है, सब झूठ है। सच ये है कि ये बीजेपी वाले जो हैं, ये अपने साथी दलों को भी खत्म कर देना चाहते हैं। ठीक है, मैं विनीत जी से जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि किस तरीके से भाषा बदल गई। क्या ऐसा है कोई दबाव एलजेपी पर, कोई डर कि नहीं भाई, या फिर वो तालमेल जो मैंने बीच में बात भी रखी? यश जी की बातों का जवाब दे दीजिए। प्रधा जी, अलंकृत भाषा बोलने से और डिस्क्लेमर देने से चीजें बदल नहीं जाती। और मैं यश भाई को थोड़ा वार्न करना चाहूंगा कि भाषा की मर्यादा और सोच समझ के बोलिए। गडकरी जी के बेटे पे बात करिए, क्योंकि आपके नेता कई बार मानहानि के केस में माफी मांग चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से डांट भी पड़ी है। तो आप नहीं जानते कि देश में पेट्रोल में क्या मिलावट हो रही है? ये डराना बंद कीजिए। सुनिए, ये डराना बंद कीजिए। हमने विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। आप जिस मानहानि कह रहे हैं ना, वो खुलासा है। आमतौर पे मंत्रियों पर इंक्वायरी होती है उन देशों में जहाँ लोकतंत्र चल रहा है। यहाँ पे ट्रेन गिरती जा रही है, यहाँ पे सड़क गिरती जा रही है। मानहानि तो ये है कि सड़कें टूटती जा रही है और मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे। तो ये आपका जो दो कौड़ी का डर है ना, ये उनको दिखाइए जिनको डर लगता हो। आपको माफी मांगना पड़ेगा। नहीं, आपके सवाल आपकी खुद पर तो हिम्मत नहीं। सुनिए भाई, सुनने का हिम्मत मत दिखाइए। लेकिन यश जी, इतना बड़ा आरोप है तो उसके सबूत भी होने चाहिए। समझे आप? गडकरी जी ने क्या किया, उसकी विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर चुकी है। चलिए विनीत जी, अब मुझे बताइए कोई दबाव एलजेपीआर पर जो बोला? सुनिए श्रद्धा जी, अपना खुद का सोफा तो बचा नहीं सकते, मेरा समय में ये लोग इंक्रोच कर जाते हैं, तो प्लीज बात बताइए। ठीक है यश जी, आप सुन लीजिए उनकी बात सुनिए। तो डिप्टी सीएम की बात कही थी, किसी भी सरकार को ठोस तरीके से चलाने के लिए इन सब पदों का होना जरूरी है। हालांकि इसका निर्णय जो होगा शीर्ष नेतृत्व लेगा। दूसरी बात है, चिराग पासवान हमारी पार्टी कभी भी सबमिट नहीं करती है। ये आप में गुण होगा, कांग्रेस में गुण होगा, हमारे में नहीं होगा। यही काम था कि 2020 में हमने अकेले चुनाव लड़ा था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है बिहार में बीजेपी को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने की। कांग्रेस में तो बिल्कुल नहीं है। और श्रद्धा जी, हमारे सीट और हमारे नेता ने कई बार हार और जीत में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर का काम किया है। तो हम चाहेंगे कि हम सरकार बना के लाएं, और अगर हमारा एक परिवारवाद की बात भी बोल दी थी यश जी ने, इसको भी क्लियर करते चलिएगा। जी, परिवारवाद की बात भी बोली थी। हम बता रहे हैं श्रद्धा जी, सब आ रहे हैं। तो अगर डिप्टी सीएम का पद की जिम्मेदारियां हमें मिलती हैं, जो मैंने कहा है कि हम उसको डिजर्व करते हैं, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। बात आई परिवारवाद की। परिवारवाद का बड़ा सिंपल सा एक परिभाषा है कि राजा का बेटा राजा ही हो, भले वो बेल पे बाहर हो, भले उस पे कई आरोप लगे हो। क्या हमारे चिराग पासवान पे कोई आरोप लगा है? क्या बेल पे बाहर है? तेजस्वी यादव बेल पे बाहर है? राहुल गांधी बेल पे बाहर है? जब हमारी पार्टी टूटी उस समय आप कह सकते थे कि चिराग पासवान नेपो किड थे, लेकिन आज का समय 5 साल में बिहार की जनता ने हमें 5 सीट लोकसभा में जिता के दिया, बिहार उपचुनाव में जिता के दिया। ये जो है परिवारवाद नहीं कहलाता है श्रद्धा जी। उसके बाद भी आप बीजेपी के आगे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं विनीत जी। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ। आलोक जी, बुरा लगता है किसी को भाई आपकी पार्टी डरा के रखती है और दलों को। ये सीधा सीधा आरोप यश जी लगा रहे हैं कि डर के दब के रहती हैं बाकी पार्टियां। ऐसा है, आप ही की भाषा बोलती है, बाकी पार्टियां किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। जहाँ श्रद्धा जी डिसिप्लिन होगा वहाँ थोड़ा डर होना चाहिए। क्लास का मॉनिटर के डर से क्लास। अब बताइए, अब और क्या बचा है श्रद्धा जी? और क्या बचा है? डिसिप्लिन नहीं होगा तो हर आदमी अपनी राग बजाएगा, जैसे कि महागठबंधन में हो रहा है। ये हालत है। तो मतलब उनको डिसिप्लिन में रखा, बीजेपी डिसिप्लिन में रखने का काम करती है। अभी तक ये लाइव एक्सपोजर हो रहा है श्रद्धा जी। आप मैंने कहा ना, जहाँ ये बीजेपी वाले अपने साथियों के साथ क्या कर रहे हैं, डर नहीं होगा, ये आपके लाइव एक्सपोजर हो रहा है। जो कांग्रेस महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। हर आदमी अपनी तुरही बजा रहा है, हर आदमी अपना राग अलाप रहा है, किसी को पता नहीं क्या कर रहे हैं।
हमारे यहाँ क्या ऐसा इसको नहीं है। बराबरी का दर्जा कहा हमारे जाएगा? यहाँ डिसिप्लिन है नहीं तो ये और उस डिसिप्लिन डिसिप्लिन के तहत सबको आपसी काम करना तालमेल पड़ से रहा है। है। बगैर डिसिप्लिन के हमारे यहाँ कुछ डिसिप्लिन नहीं है। आपके एबीवीपी के हम लोगों को सिखा दिया अनुशासन के लिए आलोक जाने वर्ष जाते हैं। उनकी कांग्रेस हरकतें बंद कराइए अनुशासनहीनता के लिए क्या जानी कर रहे हैं जाती है। मंदसौर में? इसलिए बढ़िया कांग्रेस से डिसिप्लिन। हमारा मुकाबला मत कीजिए। हम चरित्रवान लोग हैं, हमारे ऊपर कोई स्कैम नहीं है। इनके ऊपर तो स्कैम का अंबार है। बताइए चरित्र अगर आपका। मैं गिनाना चाहूं तो टाइम कम पड़ जाएगा आपके डिबेट का, इसलिए इनसे नहीं, कोई आप कंपैरिजन जैसे भी जब नहीं बोलते हैं है। तो पूरी और दुनिया लालू कम पड़ यादव जाती है। के स्कैम को तो पूरा दुनिया जानता है, उनके बारे में कुछ कहना ही बेकार है। इसलिए ये तो स्कैमस्टर्स की पार्टी है। ये एक चीज मुझे बता दीजिए आलोक जी, ये जो आप बात कर रहे हैं कि मॉनिटर होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए ताकि डिसिप्लिन रहे, ये डिसिप्लिन डराकर या आपसी समन्वय और तालमेल से रखा जाता है? आपसी समन्वय और तालमेल के साथ साथ कड़ी अनुशासन की होनी चाहिए। अगर जिसको जो मन करेगा बोलना चालू करेगा तो वही हाल होगा जो महागठबंधन का है। हमारे यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दे या अपने को कोई मिनिस्टर घोषित जी, कर आप दे। देखिए इनके यहाँ वही कितना हो रहा बढ़िया है। एक्सपोज करवा रही हैं आप बीजेपी को। ये आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया गया है आज का, विश्वास रखिए। बीजेपी ने अपनी पूरी नियत बता दी है एक ही प्रोग्राम में कि ये क्या कर रहे हैं। और विनीत जी की चुप्पी देखिए, अभी वो मेरे लिए बोलेंगे जो भी बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे आलोक वर्ष जी से कुछ भी, याद रखिए आप, पक्का है। तो सुन कांग्रेस लीजिए। का कहना है ये डर है, लेकिन बाकी एनडीए का कहना है कि हमारा आपसी समन्वय है, तालमेल है, अनुशासन है हमारी पार्टी में, इसलिए सब एक दूसरे की सुनते हैं, समझते हैं। खैर, अभी भी फिलहाल महागठबंधन में जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, लेकिन यश श्रीवास्तव का कहना है, यानी कि कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, एक बार फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।